नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिसंबर 1993 में की गई थी। आपको बता दें कि आज विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या लोकतंत्र में चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस में सही में स्वतंत्रता है? क्या सरकार की उन पर कोई अघोषित प्रतिबंध नहीं है? क्या जो कर्मी मीडिया में काम करते हैं वह वास्तविक में स्वतंत्र है, उनका कोई शोषण नहीं होता है? क्या किसी प्रकार का कोई अघोषित प्रतिबंध प्रेस पर नहीं है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। उनके साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह। तो हम दोनों ही आदमी से जानेंगे कि क्या आज के दिन मनाया जाने वाला प्रेस स्वतंत्रता दिवस में सही में आज के युग में प्रेस स्वतंत्र है? क्या कोई भी मीडिया कर्मी आज के युग में स्वतंत्र है? उन पे कोई अघोषित प्रतिबंध है या नहीं? सबसे पहले तो जानेंगे कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, वो उनकी क्या भूमिका है लोकतंत्र में? देखिए सेजल, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, इसने 1993 के अपने सामान्य सम्मेलन में प्रेस फ्रीडम की बात की और एक प्रस्ताव उसने दिया, जिसके आधार पर 3 मई जो आज का दिन है, 3 मई 1994 से इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया। दरअसल इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत आधार हैं और साथ ही जो पत्रकार हैं, जो खबरों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और फिर जनता उसके आधार पर ये तय करती है कि जो सरकार हैं या सरकारें हैं, विश्वव्यापी उसका परिप्रेक्ष्य है कि वो उस आधार पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से जैसा कि कहा और सही कहा कि प्रेस एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ की बात हम लोग जानते हैं, जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, ये 3 स्तंभ हुए और चौथा स्तंभ हमारा प्रेस होता है। तो इसलिए आज के दिन का बहुत महत्व है, इसीलिए फर्स्ट लुक बिहार पर आज इस संवाद को आज के दिन रखा गया है, ताकि हम लोग समझ सकें कि प्रेस का स्वतंत्र होना कितना आवश्यक है। मैं एक बात यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि 1994 3 मई के बहुत प्रारंभ में ही फिरोज गांधी, जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पति थे और जवाहरलाल नेहरू के सन इन लॉ दामाद थे, उन्होंने 1956 में ही एक बिल लाया था प्रेस की स्वतंत्रता का, और उसको ऐतिहासिक बिल माना जाता है। वो उनका व्यक्तिगत बिल था। बाद में उसको सरकार ने उसको संसद ने अडॉप्ट कर लिया था और वो मील का पत्थर साबित हुआ था प्रेस के फ्रीडम की तरह। लेकिन त्रासदी है कि फिरोज गांधी ने जिस प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, उसको ख़त्म करने का काम, प्रतिबंधित करने का काम, सेंसरशिप लगाने का काम उनकी पत्नी और भारतवर्ष की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान किया, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास हो गया हुआ था कि जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं प्रेस जो है वो काफ़ी लोगों को जागरूक कर रहा है और उसके माध्यम से हमारा तख्ता पलट होने की या हमारी सत्ता जाने की संभावना है। तो ये एक त्रासदी ये है, और उसको हम लोगों ने देखा सेंसरशिप को कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार थे और राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार थे, उन सब लोगों को प्रेस के काम
को निर्बाध रूप से चलाने। वो तो एक घोषित प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन आज के दौर में जिस हिसाब की पत्रकारिता चल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अभी एक अघोषित प्रतिबंध है जिसमें मीडिया कर्मी चाह कर भी जो सत्य है वो नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को। देखिए, इसके कई पहलू हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि प्रेस का काम सरकार की कमियों को उजागर करना है। जो सरकार अच्छे कार्य कर रहे हैं वो तो उनका कर्तव्य है, उनको करना ही चाहिए, लेकिन सरकार जिन कार्यों को सरकार को करना चाहिए वो कार्य अगर नहीं किया जा रहा है तो उसी के लिए प्रेस बना हुआ है, उसी के लिए पत्रकार बने हुए हैं कि उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं और उस पर अगर सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है तो उसको वो जनता तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन अभी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि ये जो अखबार हैं, जो खास करके प्रिंट मीडिया जो है, और हम ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, था भी और आज भी है। नेचुरली अखबार आज के दिन में हिंदुस्तान में बहुत कम पैसे में लोगों को प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसका पैसा कम नहीं रहेगा तो आम आदमी के पहुंच से वो बाहर जाएगा। लेकिन अखबार विज्ञापनों के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी विज्ञापनों के जरिए भी चलता है, और यहीं पर फिर सरकार सामने में आ जाती है कि वो मीडिया को अपने विज्ञापन देने और न देने के आधार पर प्रभावित करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे पत्रकार मुजफ्फरपुर में जब हमारी बात उनसे होने लगी तो उन्होंने कहा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत डेमोक्रेटिक मानते हैं, बहुत उनको एक आदर्श हम लोग मानते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना था कि कोई अखबार ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं विज्ञापन के माध्यम से उस पर अंकुश लगाने का प्रयास नीतीश सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था, मैं नाम उनका नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक आश्चर्य का विषय था कि ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, वहाँ भी इस तरह से जो अघोषित प्रतिबंध की बात है, वहाँ भी विज्ञापनों को रोक कर अखबारों को या मीडिया हाउसेज को प्रताड़ित करने का काम है। तो एक तो ये पहलू, और दक्षिण में आप चले जाइए तो फिर आप वहाँ पर जो साउथ में जो स्टालिन की सरकार है, वहाँ भी आपने अभी देखा कि एक यूट्यूबर मनीष कुमार के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, जबकि उसने यथार्थ ही दिखाने का जो स्थिति है उसको, ठीक है कि वो हो सकता है कि जो फुटेज हो वो उसमें कोई गड़बड़ी हो, लेकिन जो यथार्थ है कि जो यहाँ के प्रवासी हैं उनके साथ पूरे भारतवर्ष में जो व्यवहार होता है वो बहुत अमानवीय व्यवहार होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो फुटेज गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक यथार्थ को दिखाने का प्रयास था, लेकिन उसके उस पर जो है सो कई तरह के का मुकदमा लाद कर और उसको तमिलनाडु में ले जाया गया, और उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो अभी बहुत ही तेजस्वी जी उस समय डिप्टी सीएम थे और बहुत प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, वे सब लोगों ने मिलकर मनीष कुमार को परेशान करने का काम इन लोगों के द्वारा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को हम कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी जहाँ शासन है वहाँ से भी इस तरह की खबरें आती हैं कि प्रेस पर प्रतिबंध लगता है। दूसरा उसका पहलू, एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिनसे उसको नुकसान होता है, जैसे बालू माफिया है, शराब माफिया है, अगर कोई पत्रकार निर्भीक होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है तो उसकी हत्या होती है। अभी आपने देखा कि सिवान के राजदेव रंजन की 4-5 वर्ष पहले सिवान में हत्या कर दी गई थी, जो हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार थे, और वो केस अभी चल ही रहा है। उसमें शहाबुद्दीन जो एमपी थे उनका नाम आया था, और अब तो शहाबुद्दीन भी नहीं रहे और राजदेव रंजन तो खैर उनकी हत्या ही हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से पूरी दुनिया में एक आंकड़ा आया है कि ये 3-4 वर्षों का एक आंकड़ा है कि कम से कम जो एक वरिष्ठ पत्रकार 58 की संख्या में मारे गए हैं, और हिंदुस्तान का भी जो भी इस चीज़ पर मतलब प्रेस को एक स्वतंत्र करने के लिए कोई कार्य करना चाहता है, या तो उनकी हत्या करा दी जाती है या किसी तरह से उन पर दबाव इस तरह का बनाया जाता है कि वह अपने मन मुताबिक खबरें नहीं लिख सकते। बिल्कुल, और मीडिया हाउसेज जिनके हाथ में है वो भी पत्रकार पर दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारें बना रही हैं, सरकार मीडिया हाउसेज के माध्यम से जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो अच्छी खबरों को करना चाहते हैं उनको। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आखिर एक ईमानदार पत्रकार काम कैसे करे,
क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार अगर सपोज करे कोई यूट्यूब चैनल अपना चलाना चाहता है तो उसके सामने पूंजी की समस्या आती है, उसके स्टूडियो की समस्या आती है, वो कैसे जो है सो कैमरामैन को रखे, कैसे लोगों को रखे, उस पर कितना खर्च करे और अपनी उसकी ईमानदारी भी बनी रहे। तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा आर्थिक रूप जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं मुसीबत मुश्किल आती है किसी भी पत्रकार के लिए कोई भी स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए वो पूंजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जिस तरह से आप दूसरे जगहों के लिए बैंक का लोन सस्ते इंटरेस्ट पर आप प्रभावित ये उसको मुहैया कराने की बात भारत सरकार या बिहार सरकार अगर करती है तो उस तरह से प्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जो पत्रकार हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको पारितोषिक मिलना चाहिए, उनको गारंटी मिलना चाहिए कि अगर अपने जो वो कार्य कर रहे हैं देश हित में, राज्य हित में, अगर उस कार्य को करते हुए उनकी जान चली जाती है तो जिस तरह से सरकारी पदाधिकारियों को ये इसका पेंशन का लाभ या फिर जो अन्य लाभ जो आप देते हैं उनको वो लाभ पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। निश्चित रूप से पत्रकार अगर सुरक्षित होंगे, पत्रकार जब ये समझेंगे कि नहीं साहब, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन है तो एक उस तरह की वो बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसी तरह से पत्रकारों में भी जब ऑटोनॉमी का भाव आ जाएगा, जब उनको लगेगा कि नहीं साहब हम किसी सरकार के या किसी मीडिया हाउस के कारण हम नहीं हैं, बल्कि हमको जो बात जो आ रही है हमारे दिमाग में, हम तब वो काम चलेगा। लेकिन पत्रकारों के बीच में भी एक जिसको कहते हैं येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता हम कहते हैं, जिसमें पत्रकार पैसे के लालच में आते हैं और पैसे के लालच में लोगों से या फिर बड़े बड़े जो हैं, हाँ, उनके हित में उसको पेड न्यूज़ भी आपने देखा होगा कि बहुत पेड न्यूज़ की बात बहुत चली थी। तो पेड न्यूज़ भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, जहाँ कि हम पैसा ले लेते हैं और पैसा लेके उसके अनुसार खबर को बनाकर परोसते हैं और जनता चूँकि अखबारों पर विश्वास करती है, मीडिया हाउसेज पर विश्वास करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विश्वास करती है, इसलिए उसकी बात को मानती है और हम पूरा जो एक ये है जो तथ्य हमको परोसना चाहिए, वो गलत तथ्यों को परोस के हम एक मैनिपुलेट हम करने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करते हैं सर, आप एक जर्नलिस्ट रह चुके, काफ़ी सालों तक आपने एज अ पत्रकार काम किया, तो आपका कैसा अनुभव रहा? क्या सही में लगता है कि अभी पत्रकार स्वतंत्र है? सेजल, वैसे तो जो मीडिया की बात है, मीडिया की स्वतंत्रता की बात है, उस पर लगभग हर कुछ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बताए हैं। जहाँ तक मीडिया की स्वतंत्रता की बात है तो इसमें मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया पर कहीं न कहीं अघोषित प्रतिबंध है, वह राज्य सरकार की ओर से हो, केंद्र सरकार की ओर से है, चाहे जहाँ भी जिस पार्टी की सरकार, मैं किसी एक पार्टी की सरकार की बात को नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी जिस पार्टी की सरकार है वहाँ मीडिया पर एक तरह से अघोषित प्रतिबंध है। कहने के लिए स्वतंत्रता है, कहने के लिए उनकी सुरक्षा की बातें सरकारें करती हैं, लेकिन वह सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है, बयानों तक सीमित है, घोषणाओं तक ही है। अब जैसे आप कहिएगा किस तरह से अघोषित प्रतिबंध है, कोई भी मीडिया हाउस बगैर विज्ञापन के उसका चलना संभव नहीं। अब काफ़ी खर्च भी है, महंगाई का दौर भी है, तो उसमें सरकारी विज्ञापन से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। लेकिन अब सरकार क्या करती है, अगर सरकार के विरुद्ध, मतलब सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्य योजना है, जो सरकार जनहित में कामें करती हैं, उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी है, अगर मीडिया के लोग उसे उछालते हैं, सामने लोगों के सामने रखते हैं, तो उन्हें विज्ञापन से वंचित कर दिया जाता है। फिर मीडिया के लोगों को उसे समझौता करना पड़ता है कि आप जो कहें आपके अनुसार ही चलेंगे। तो यहाँ निश्चित रूप से प्रेस पर अघोषित प्रतिबंध है। अब रह गई बात सिर्फ सरकार के द्वारा ही नहीं,
एक तरह से माने तो मीडिया पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। आर्थिक सहयोग तो पूंजीपति लोग ही कर पाएंगे, सरकार को भी चलाने में पूंजीपतियों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मदद जो मीडिया कंपनी को ऐड दे के हो या जिस भी तरह से हो, वो पूंजीपति लोग ही करते हैं। पूंजीपति लोग सहयोग करते ही नहीं है। जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है किसी न किसी पूंजीपति का ही है। उनका बिजनेस कोई अलग होता है, लेकिन सामने उनका मीडिया है जो उनकी सुरक्षा में काम करता है, तो उनको भी सरकार से मिलकर के रहना है। दूसरी बात यह है कि मीडिया के लोग भी मतलब अब क्या कहें, कहीं न कहीं किसी पंथ से जुड़े हैं, कोई दक्षिण पंथ से जुड़े हैं, कोई वाम पंथ से जुड़े हैं, फिर हम उसे कहें जो अर्थ पंथ से भी जुड़ गए हैं। अभी सब लोग आर्थिक दौड़ में चाहते हैं जो किस तरह से हम अर्थ कमा लें। वह जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, मीडिया का जो दायित्व है, उस भूमिका से मीडिया के भी बड़े बड़े लोग अलग हो जाते हैं। छोटे स्तर पर नहीं करते हैं, छोटे स्तर पर तो अलग की बात है कि छोटे स्तर पर तो उनका शोषण होता है, आर्थिक दोहन होता है, तो कहीं अगर कुछ समझौता कर लेते हैं तो अलग की बात है। जो मीडिया के बड़े बड़े फिगर है वे भी किसी के दल के प्रवक्ता बन के काम करते हैं, तो किसी के विरोधी बन के काम करते हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। उन्हें भी स्वतंत्र रहना चाहिए, तभी मीडिया की स्वतंत्रता की बात हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई ऐसा, क्योंकि आर्थिक रूप से ज़रूरत तो मीडिया कंपनी हो चाहे पत्रकार हो, उन्हें चाहिए ही, अर्थ की ज़रूरत हर किसी को होती है, तो कोई ऐसा उपचार किसी तरह से जो मीडिया कंपनी को अर्थ भी मिले और कहीं ना कहीं जो ऑटोनॉमस बॉडी बनने की बात है लोकतंत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मीडिया कमज़ोर पड़ता है तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ती है, तो इस पर क्या? नहीं, देखिए, अब ऐसा है कि ये जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आया है और ख़ास करके यूट्यूब के ज़रिए बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो सरकार के विरोध में लिखने के कारण मीडिया हाउसेज ने उनको अलग कर दिया है, जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी और इस तरह के अन्य कई लोग भी, वे लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और यूट्यूब चैनल में उनके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं और फिर यूट्यूब के माध्यम से जो उसका जो प्रोसेस है उससे फिर उन्होंने वो जो है सो उनके पास आर्थिक लाभ भी उनको मिल रहा है। उसी तरह से एकल इसमें प्रदीप सिंह हैं, त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, इन लोगों का भी अपना यूट्यूब चैनल है और उसके माध्यम से ये अच्छा खासा व्यूअर्स, इनके लाखों में व्यूअर्स हो गए हुए हैं और उसके भी ये आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कुछ लोग, चंद चुनिंदे लोग, वो जहाँ कहीं भी रहेंगे, बड़े नाम हैं, तो इनको पैसे की दिक्कत कभी नहीं आने वाली है। चिंता हम लोगों को इस बात की है कि जो हमारे खबरों को जो गाँव से लाते हैं, देहात से लाते हैं, उनकी स्थिति क्या है। वो स्टिंगर हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो आखिर उनके लिए कुछ सोचना होगा। अगर आप इसको पत्रकारिता को जन जन तक पहुंचाने का और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र मजबूत आपका हो, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर चाहेगी और ईमानदार प्रयास अगर उसका होगा तो निश्चित रूप से इनका सुदृढ़ीकरण होगा और पत्रकार जब मजबूत होगा तो नेचुरली लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न होगा तो निश्चित रूप से पैसा लेने की, दूसरे से पैसा लेने की, गलत पैसा लेने की प्रवृत्ति और उसके आधार पर खबरों को बनाने की प्रवृत्ति उसकी घटेगी। तो इस तरह से बहुत मुजफ्फरपुर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार जिनको हम लोग बहुत आदर देते हैं, लेकिन उनके बारे में भी सूत्र हम लोगों को बताते हैं कि उन लोगों के बहुत कई तरह के अल्टेरियर डिजाइन्स उनके होते हैं और उसके माध्यम से पैसा अर्जित करने का प्रयास होता है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को देखना होगा और इस वर्ष पर्यावरण को बचाने के लिए पत्रकार ये दिवस जो है उसी को समर्पित है कि ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट को कैसे बचाया जाए, कैसे पर्यावरण की रक्षा की जाए। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया प्रोफेसर साहब से और सीनियर जर्नलिस्ट से भी, और आपको बताया किस तरह से आज के परिदृश्य में प्रेस को स्वतंत्र रखने के लिए अगर सरकार ईमानदारी से कोई ऐसा रूल लाती है जिससे
प्रेस में काम करने वाले पत्रकार सुरक्षित महसूस करते, आर्थिक हो चाहे वो उनका निजी सुरक्षा का बात हो। अगर पत्रकार सुरक्षित होगा हर रूप से, तभी वो पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर पाएगा। आज विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज आपको बताया किस तरह से आज के परिदृश्य में प्रेस स्वतंत्र होकर काम कर सकता है। एक सोशल मीडिया भी एक नया रूप कह सकते आया है सामने, जिसमें पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। लेकिन जो अर्थ का जो सबसे बड़ा मुश्किल आता है किसी भी पत्रकार के लिए, उसके लिए सरकार को ईमानदारी पूर्वक ही कोई कार्य करना होगा। अगर लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, उसे लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बनाना है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।